तेरा भी हाथ ना बजन तो अब आपके पास क्या आएगा, कोई ऑब्जेक्ट है, अब आपके पास कुछ कॉमन फोर्सेस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो हम सवालात में देखते रहते हैं। फोर्सेस कितने किस्म की हैं और क्या क्या होता है, वो कैसे लग रही होती हैं फोर्सेस। अभी तो सिंपल जनरल फोर्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी होती है, बस एफ फोर्स है, वो लग रही है इस डायरेक्शन में लग रही है, तो बस फोर्स। अब हमारे पास कितने किस्म की फोर्सेस जो हम डील करेंगे, पहला है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दो इसको, या तो फिर नॉर्मल फोर्स कह दो उसको, या तो फिर रिएक्शन फोर्स कह दो इसको। अब ये है क्या, अब आपके पास, चलो ये बताने के लिए, चलो मुझे तो एक और बताना पड़ेगा पहले, वेट। पहले वेट बता देता हूँ, उसके बाद इसको बता देता हूँ। वेट सबसे कॉमन फोर्स आपको लग रही होगी, और वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हमेशा 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 याद रखना। कोई चीज़ इंक्लाइन पर भी होगी, कोई ऑब्जेक्ट, तब भी उसका जो मास का जो वेट होगा, तो वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा होगा। जैसे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एम है, इसकी मास समझ लो 50 kg है, तो इसका जो वेट लग रहा होगा, वेट जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से नीचे गिरकर आपके पास कितना लग रहा होगा, वेट का फॉर्मूला होता है वेट इक्वल्स टू एम जी। एम आपके पास है 50, और जी जो आप इस्तेमाल करते हो वो 10 होता है। इसका जो 500 न्यूटन का जो फोर्स है, वो नीचे लग रही होगी, ऑलवेज वर्टिकली डाउन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया हुआ है, तो उसका वेट आप खुद निकाल सकते हो, और वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, ये फिक्स है। और आपके पास इसी कॉन्टैक्ट में, इसी इसी के जो रिएक्शन फोर्स में आपके पास आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समझ लो ज़मीन के साथ लगी हुई है, या किसी सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज़, कोई मास या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मास एम है और ये ज़मीन के साथ लगा हुआ है, ये ज़मीन है, तो आपको पता है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है ना, वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस मास का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा, जो कि होगा एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी न्यूटन्स। तो और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है ओवरऑल, मतलब जो इसको अपोज कर रहा होता है, आपको पता है ये मास तो अभी एट रेस्ट है ना, दिस मास इज एट रेस्ट। जब एट रेस्ट है तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, तो एक ऐसी फोर्स होगी ना जो इस वेट को काउंटर कर रही होगी, ताकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। तो इस वेट को काउंटर करने वाली जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो भी आप कहना है इस तरीके से। ये आपके पास हो जाएगा जो ऊपर की तरफ लग रही है, ये आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगी। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा ये भी याद रखना आपने, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसके ऊपर आपके पास ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। जैसा अभी जो आपके पास ये एंगल बन रहा है, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है ये कॉन्टैक्ट फोर्स का, और ज़मीन के साथ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये ज़मीन जो है लगा रही है इस मास के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स, जो कि काउंटर कर रही है वेट को, ताकि रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर जीरो हो जाए। तो इसी तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स आपने पढ़ लिया, वेट फोर्स पढ़ लिया, इसके अलावा आप जो दो फोर्स पढ़ते हैं, इसके अलावा सॉरी इसके अलावा एक और फोर्स है जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी अच्छा सवाल, सवाल क्या, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन आपको पता है ऑलवेज अपोजेस मोशन, ऑलवेज अपोजेस मोशन। तो जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मास एम है, अगर ये राइट साइड की तरफ इसके पास कोई वेलोसिटी है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो पीछे की तरफ लग रही होगी, जो ज़मीन के साथ कांटेक्ट की वजह से एफ मैक्स बोलते हैं ज़्यादातर, एफ मैक्स। तो ज़मीन आपके पास ये ज़मीन होगी, ये ज़मीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, या किसी सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसका जो एफ मैक्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू द राइट साइड। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स दी हुई होती है, या फ्रिक्शनल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हमेशा
पैरेलल होती है टू द सरफेस, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपने देखा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी, और फ्रिक्शनल फोर्स आपने देखा पैरेलल टू द सरफेस है, एंड ऑलवेज अपोजिट मोशन। तो जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स लग रही होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दो तीन किस्म की फोर्सेस हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये हम आगे देखेंगे। अब एक और चीज़ क्या, फ्रिक्शन फोर्स तो एक बड़ा सा टॉपिक है, आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल हम फोर्सेस के ऊपर ज़्यादा गौर करेंगे, फोर्सेस किस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं और क्या क्या होता है। अब नॉर्मल हमने तो देख लिया कि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी, वेट नीचे लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो ये तो सिंपल है, इसको विजुलाइज करना भी आसान होता है, कैलकुलेशन भी आसान होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपके पास खड़ा हुआ है। लेकिन अगर एक फोर्स या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर हो, मास इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन बोल दो या डिक्लाइंड प्लेन बोल दो, या एंगल ऑन अ सॉरी प्लेन ऑन एन एंगल। इंक्लाइंड का मतलब इस तरीके से इंक्लाइंड हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला एंगल आपको पता होता है, ये इंक्लाइंड हो गया। डिक्लाइंड का मतलब नीचे की तरफ आ रहा है आपके पास, ये डिक्लाइन हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया। इसको हम एक काम करते हैं, छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा सा लिख लिया हमने। तो अगर फोर्सेस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो उस केस में इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही होती है, किस तरीके से फोर्सेस इंटरेक्ट करती हैं, ये हमने देखना है। क्या हो गया यार। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये मोटा करते हैं, ये ले लिया, और हमारे पास ये एंगल पर, एक एंगल पर ये जो है लाई करता है, इस एंगल को मैं कह देता हूँ थीटा, कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, किस तरीके से आ रहा होगा हिसाब किताब। अब यहाँ पर अभी हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका वेट है, अभी हम बोलते हैं कि इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अभी फ्रिक्शन को हम अगले केस में हम कंसिडर करेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है अभी है, तो फ्रिक्शन जीरो हो गई। अब जो है देखा जाए तो अभी इसका जो वेट कंपोनेंट है, वेट हमेशा नीचे लगता है, इस मास का जो वेट है, वो जो वेट है mg, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब इसका जो वेट है वो बिल्कुल वर्टिकली नीचे है, और आपको पता है इसका जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स का होगा ऊपर की तरफ होगा, विच वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदाजे से परपेंडिकुलर कर देता है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, इसको हम एन बोल देते हैं ज़्यादातर, एन नॉर्मल फोर्स कर देते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कर देते हैं, एन बोलते हैं, और इसको हम डब्ल्यू बोलते हैं, वेट हो गया। अब इसका जो वेट कंपोनेंट होता है ना, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू दो कंपोनेंट, क्योंकि वेट जो है नीचे की लग रहा है बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन पर है। तो इसके जो ये जो वेट है, जो हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल वर्टिकल है सॉरी, इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ता हूँ, एक होता है अलोंग द सरफेस, एंड दूसरा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर द सरफेस। इन दो कंपोनेंट में मैं इस अपने वेट कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर देखा जाए इसका, मैं वेक्टर डायग्राम भी बना सकते हैं, तो वेक्टर डायग्राम बनाने की कोशिश करें।
तो ये ट्राइंगल अगर बनाते हैं, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारे वेट का, और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, मतलब अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अब प्लेन पर आ गया ना, तो इस वजह से हम जो है ना अपने फोर्सेस को भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में काम नहीं कर रहे, अब हम अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन बात करेंगे। अलोंग द प्लेन बोलते हैं या पैरेलल टू द प्लेन बोलते हैं उसको। अब मेरे पास पता है कि ये जो है ये थीटा एंगल है, तो दिया हुआ है जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा है, और ये हमारे पास 90 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ। अब ये 90 माइनस थीटा है। अब मुझे ये पता है कि ये वाला कंप्लीट एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 90 है। तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा कि ये एंगल भी मेरे पास थीटा हो जाएगा। तो सिंपल मैंने एंगल प्रॉपर्टीज लगाकर मैंने ये जो ट्राइंगल बनाया था, मैंने जो ब्रेक डाउन किया, ये एंगल मैंने थीटा बता दिया कि जो मेरे पास इंक्लिनेशन एंगल है वही एंगल आ जाएगा। उसी एंगल की मदद से मैं अपने वेट कॉम्पोनेंट को ब्रेक डाउन कर दूंगा। अब वेट कॉम्पोनेंट को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो जो मेरा W है, जो मेरा mg है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इनटू दिस कॉम्पोनेंट विच इज द एंगल विच इज द कॉम्पोनेंट विद द एंगल। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एंगल के सामने जो मेरे पास कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है, एंगल mg sin थीटा। तो ये हो गया mg sin थीटा। तो हमने क्या ब्रेक डाउन कर दिया कि ये वाला जो कॉम्पोनेंट है अभी हमने जो निकाला था विच इज अलोंग द वेट कॉम्पोनेंट अलोंग द प्लेन, ये हमारे पास आ गया mg sin थीटा। अब ये याद रखना आपने, थीटा हमारे पास वही है जो एंगल यहाँ पर इंक्लिनेशन एंगल है वही हमारे पास हो जाएगा। और ये वाला जो है फोर्स हमारे पास आ गई जो कि परपेंडिकुलर द प्लेन है, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा असल में, वो हमारा mg cos थीटा हो गया। तो फॉर एनी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट अलोंग द प्लेन, ये mg sin थीटा जो आएगा वो फिक्स होगा और mg cos थीटा फिक्स होगा। थीटा बस आपने डालना है विच वुड बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एंगल प्रॉपर्टीज लगाई थोड़ी सी हमने, और हमने सिंपल वे ट्रिग्नोमेट्री लगाई। तो हमने अब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपने फोर्सेस को, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नहीं ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अब अपने फोर्सेस को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू अ कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अ कंपोनेंट विच इज अलोंग द प्लेन या पैरेलल टू द प्लेन। क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन के ऊपर से चल रहा है ना, तो फोर्सेस भी हम उसी के अलोंग देखेंगे, ताकि फ्रिक्शन भी, आपको पता है फ्रिक्शन अगर होगी तो वो सरफेस के पैरेलल होती है। तो इस वजह से अब हम हर चीज़ जो है ना प्लेन के हिसाब से देखेंगे, हर फोर्स को प्लेन के हिसाब से तोड़ेंगे, ताकि काम आसान होता है इस केस में। ठीक है, तो ये इसका हम थोड़ा सा एक दो सवाल करते हैं। अगर कहता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका एंगल थीटा है और ये जो मास है m, वो कहता है कि मास की वैल्यू है 5000 kg एंड थीटा इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज। बोलते हैं फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द फोर्स अलोंग द प्लेन। सिंपल सवाल दिया है, ब्रेक डाउन करना है अपने फोर्स को। तो आपके पास ये पता चल गया कि ये नीचे की तरफ जो फोर्स अलोंग द प्लेन लग रही होगी, ये आपको पता है mg sin थीटा होगी, ये आपने याद रखना है। और नीचे की तरफ जो ये वेट कॉम्पोनेंट लग रहा होगा विच वुड बी पैरेलल परपेंडिकुलर द प्लेन, होगा mg cos थीटा। और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स है वो भी परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन, वो नो n है। अब देखा जाए तो हमारे पास
अगर ये ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे ही हम कंसिडर भी करते हैं कि इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको पता है ये स्लाइड डाउन करेगा, नीचे की तरफ आएगा, स्लाइड होगा, क्योंकि इसका वेट जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा वो उसको नीचे की तरफ लेकर आएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये एम जो है, ना ये ऊपर जंप मारेगा ना ये नीचे जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा ऐसे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा नीचे की तरफ, स्लाइड डाउन करेगा। क्योंकि फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे तो ये जो एम जी साइन थीटा है ये इसको नीचे की तरफ ला रहा होगा, तो इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ना प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा ना प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो देखा जाए तो नॉर्मल का जो फोर्स है, या जो मैं कहूँगा ये वर्टिकली अगर देखा जाए, परपेंडिकुलर देखा जाए, परपेंडिकुलर द प्लेन, ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखा जाऊँ, देखता हूँ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये इट इज़ एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही, परपेंडिकुलर है तो प्लेन, कोई मूवमेंट नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के, एंड दिस वुड ऑलवेज बी द केस, क्योंकि ये कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट जब भी इस ओरिएंटेशन में होगा तो जंप नहीं मारेगा अपने प्लेन के ऊपर से, बस वो नीचे स्लाइड डाउन करेगा अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगी। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें ये पता चल जाता है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा ना वो ज़्यादातर हमेशा इन मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द केसेस वो बराबर हो जाता है एम जी कॉस थीटा के, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज जीरो, इट इज इक्विलिब्रियम। तो अभी इस केस में देखा जाए तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा बराबर हो जाएगा 5000 इंटू 10 इंटू कॉस 10, ये हमारे पास जो भी आंसर है। और जो फोर्स अलोंग द प्लेन है वो हमारे पास आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा, जो कि हो जाएगा 5000 10 और साइन 10, जो भी इसका आंसर है इसका आंसर निकालते हैं। 5000 इंटू 10 इंटू कॉस 10, 49240 न्यूटन, और साइन 10 करते हैं तो 8682 न्यूटन। अब आपको एक और भी चीज़ यहाँ पे लॉजिकल बात बताऊँ, अगर मैं इस थीटा डिग्री को बढ़ाता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमदान, क्या फ़र्क पड़ेगा? खुद थोड़ा सोचो, लॉजिक लगाओ, सिंपल फिजिक्स है कि अगर मैं अपने इंक्लिनेशन के एंगल को बढ़ा दूंगा तो अगर एक बॉल रोल करके नीचे आ रही होगी तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उतना तेज़ मेरे बॉल नीचे आएगी, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा जी एंगल सर। होगा उतनी ज़्यादा मेरे पास चढ़ाई होगी, उतनी ज़्यादा मेरे पास जो वेट कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा वही इतना ज़्यादा होगा। जैसे साइन की वैल्यू अगर बढ़ाता हूँ ना मैं, देखो अगर साइन की वैल्यू मैं 20 करता हूँ, एम जी साइन ये जो 5000 10 और साइन 30 करता हूँ, तो देखो मेरी वैल्यू बढ़ गई, पहले 8000 थी अब 25,000 हो गई। और एंगल बढ़ाता हूँ 45 कर दूँ और बढ़ गई मेरी, और एंगल बढ़ाता हूँ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 70 करता हूँ और बढ़ गई। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ तो वेट कंपोनेंट अलोंग द प्लेन वो मेरे पास बढ़ता रहेगा, और जिसकी वजह से मेरे पास नीचे आने वाली जो फोर्स उसको नीचे लेकर आ रही है वो बढ़ती जा रही है, तो और स्पीड से वो नीचे गिरेगा। सेम इज द केस, आपको पता है जितनी ज़्यादा चढ़ाई होती है गाड़ी को अगर चढ़ाना है, एक अगर कोई क्या कहते हैं किसी हिल पर गाड़ी को चढ़ाना है, तो जितना ज़्यादा उसके हिल की चढ़ाई होगी उतना मुश्किल होता है उस गाड़ी को चढ़ाना, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उतना ज़्यादा गाड़ी का वेट कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो उतनी ज़्यादा जो है ना आपके पास गाड़ी को जान लगानी पड़ेगी ताकि पूरी वेट को उठाना पड़ेगा। और जितना कम होता है वो क्या कहते हैं इंक्लिनेशन एंगल, जैसे जो पुल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो फ्लाई ओवर होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके उनकी चढ़ाई बढ़ती है, ऐसा नहीं अचानक से ऊपर की तरफ हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके उनकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ी होती है, ताकि आपकी गाड़ी को आराम आराम से वो फोर्स है ना, टाइम मिल जाए वो फोर्स लगाने के लिए। सही है, तो ये चीज़ होती है आपके पास, ये थोड़ा लॉजिकल पार्ट हो गया कि एंगल बढ़ेगा तो वेट कंपोनेंट नीचे की तरफ अलोंग द प्लेन जो है वो बढ़ता चल जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपके जो है वो और मुश्किल हो जाता है उसको गाड़ी को चढ़ाना, या कोई भी और चीज़ हो तो चढ़ाना मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो किस तरीके से ये फोर्सेस को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन। अब इस चीज को जो हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, फ्रिक्शन को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, और अलोंग द प्लेन अब हम फोर्स को एक्ट करवाएंगे, फिर हम देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बताऊंगा क्या होता है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो बड़ी चीज़ है। वो चीज़ समझ में आ गई तो फिर अगला चैप्टर हलवा हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला, वो हलवा हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना गौर करना है, नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी है दोनों ने इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और ये अच्छा टॉपिक है, मज़े का है, लॉजिकल है, समझ में आती है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़ दोनों को।